अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में और ओवरऑल अगर दुनिया में देखा जाए तो प्रॉपर्टी को लेके हालात इतने अच्छे नहीं हैं। इन हालात के ऊपर गहरी नज़र रखने वाले लोग क्यों ये समझते हैं कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है आने वाले वक्तों में उनकी प्रॉपर्टी जो है वो, जिनके पास लेट से प्लाजे हैं, कोई शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं या किसी तरह की भी कोई ज़मीन है, उसके जो प्राइसेस हैं वो करोड़ों की प्राइसेस, लाखों में और लाखों की हज़ारों में, उनकी प्राइसेस जो है वो कौड़ियों के बहाव हो जाएंगी, यानी प्राइसेस गिर जाएंगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब एक आदमी ने अपना ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा अपना जमा पूंजी बनाकर इन्वेस्टमेंट की है, प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की हैं, लाखों में हैं या करोड़ों में हैं या इवन के अरबों में हैं, तो अचानक से पता चले कि उसकी प्राइसेस जो है वो इतनी गिर चुकी हैं कि वो कौड़ियों के बहाव बिकेगी या फिर काफ़ी सारी जगहों में नहीं भी बिकेगी या स्लो बिकेगी या उसकी वैल्यू गिर जाएगी। क्या ऐसा सब लोगों के साथ होने जा रहा है? और अगर सब के साथ नहीं होने जा रहा तो कौन से वो वाले लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो उनकी प्राइसेस निशाना बनने वाली हैं आने वाले कुछ वक्तों में? आज हम 2, 4, 6 महीने की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में चीज़ों को देखेंगे कि आगे प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से बिहेव करने जा रही है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस आगे किस तरह से बिहेव करने जा रही हैं, और क्या लोगों को अब प्रॉपर्टी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कि डिफरेंट ऑप्शंस भी देखने चाहिए। आपके सामने ये सारी रियलिटी रखेंगे और इस नुकसान से बचने के लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम इस इशू को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये इशू है क्या, उसके बाद सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन के ऊपर आएंगे। लेकिन उससे पहले इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। इन सारे हालात की अगर हम हाइलाइट्स को देखें तो जो मेन रीजंस बन रही हैं, जिस तरह से फ्लड्स हो गए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, उसके बाद डिफरेंट मुल्कों के अंदर जंगें शुरू हैं, तो ओवरऑल अगर ये सारी चीज़ें देखी जाएँ तो ये पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी और इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से बिजनेसेस, प्रॉपर्टीज़, इनकी प्राइसेस इफ़ेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब ऐसे हालात के अंदर हम अगर पाकिस्तान की यहाँ पे एग्जांपल लें तो जैसे पाकिस्तान में फ्लड आया है, और अगर हम गवर्नमेंट की एक रीसेंट स्टेटमेंट को देखें, गवर्नमेंट की एक रीसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि ख़जाने में इतने पैसे नहीं हैं कि सारे लोगों की हेल्प की जा सके, जिस तरह से हेल्प करना बनता है, जिस तरह से लोगों की रिक्वायरमेंट है। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 80,000 के करीब लोगों के घर इफ़ेक्ट हुए हैं, 3 करोड़ लोग इफ़ेक्ट हुए हैं उससे। ऐसे हालात में जब 2010 में फ्लड आया था तो उस वक्त के इकोनॉमी के हालात डिफरेंट थे, आज की इकोनॉमी में काफ़ी फ़र्क है। आज की इकोनॉमी और हमारी डाउन हुई है, और आपको पता है कि तकरीबन 150 इवेंट्स अभी तक इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स हो चुके हैं, और उसमें तकरीबन 15% जीडीपी हमारी श्रिंक हो गई है। और ये जितने भी फ्लड्स हैं या इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स आगे आगे हो जा रहे हैं, जो ही एक गुज़रता है तो दूसरा आता है, तो वो ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, क्योंकि लोग गुर्बत की लकीर है जो उससे नीचे जाते जा रहे हैं। हर आने वाला टाइम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो अब ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं कि लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें खाने के लिए चाहिए, छत चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गैस, वाटर, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, स्मॉल ट्रेडर्स की जो शॉप्स थी, जो उनके छोटे मोटे कारोबार थे, जिसकी वजह से वो डेली बेसिस के ऊपर अपनी फैमिली को खाना खिलाते थे, उनकी हेल्थ हो गई। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं कि इतने सारे लोगों को गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली फैसिलिटीज़ दे के और वापस उनकी जो नॉर्मल लाइफ है उसके ऊपर उनकी लाइफ चली जाए। ये इतना ईजी नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर अगर देखा जाए तो हर दफ़ा जब फ्लड आता है तो वो पहले वाली फ्लड से, जैसे आप 2010 में आया, आप 2022 में आया उसके बाद, तो 2010 की इकोनॉमी की सिचुएशन और थी और 2022 की इकोनॉमी की सिचुएशन और है। जितने भी ये इवेंट्स हो रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसमें हर आने वाला जो इवेंट है वो ज़्यादा मुश्किलें लेके आता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑन टॉप ऑफ इट दुनिया क्या कह रही है, रिसर्चर क्या कह रहे हैं? रिसर्चर ये कह रहे हैं जो पिछले 100 साल थे उसमें जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो 0.60 सेल्सियस बढ़ा है। आने वाले 100 साल में ये 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। अब आप देखेंगे 0.60 तक बढ़ा है तो इतने फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं,
और सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर ये 2 से 4 तक बढ़ेगा तो आगे किस तरह के हालात होंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि इसको 0.60 से 2 के दरमियान में रखा जाए ताकि हालात कंट्रोल में रहें। और तकरीबन 83 मिलियन लोग जो है वो आगे खदशा है कि ऐसे हालात में वो अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। अब पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो इसमें नंबर 5 के ऊपर है। आगे आने वाले वक्तों में समंदर की जो सतह है वो 12 इंच से 39 इंच तक ऊपर जाने का खदशा है। और पाकिस्तान में भी कराची में समंदर है और इंडोनेशिया और मालवी जो है वो पूरे के पूरे समंदर में डूबने का खदशा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ममालिक अपनी मैनेजमेंट में आगे हैं, जिनके सिस्टम्स अच्छे हैं, उनके सिस्टम सही तरह से काम करते हैं, आम आवाम के लिए जिन ममालिक ने फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं, अगर लेट से दुबई के अंदर आप अगर देखें तो आप अगर रूम के अंदर हैं तो एसी है 24 घंटे, गाड़ी में जाएंगे तो एसी है, आप काम के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे एसी है। और अगर आप लेट से आप अपने घर से निकल के 3 मिनट की वॉक करेंगे दुबई के अंदर, पसीने से बंदा गीला हो जाता है। लेकिन अगर उसी सिचुएशन को आप पाकिस्तान में लेके आएँ, अगर लेट से इस क्लाइमेट चेंज की वजह से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है टेम्परेचर और लोड शेडिंग है, ऊपर से ना एसी है ना पंखा है, तो क्या हालात होंगे आम आदमी के। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें यह देखना है कि एज आ इंडिविजुअल कि आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करनी है। आपकी कोई अगर जमा पूंजी है तो आपने उसको किस तरह से सेव रखना है, स्पेशली प्रॉपर्टी को। कौन से वाले ऑप्शंस आपने लेने हैं इन्वेस्टमेंट के और किस तरह से आगे ये करना है। इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान के 166 अजला में से तकरीबन 66 अजला जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। यानी आप ये कह लें कि तीसरा हिस्सा पाकिस्तान का पानी के अंदर है। इस मैनेजमेंट हुई है तो वहाँ पानी की कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है ऐसे इलाके। और दूसरा ये है कि जो दरियाओं के किनारों पे इलाके हैं और जहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं या मॉनसून की बारिशें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे ये फ्लड्स वगैरह आते हैं। तो इसमें हम जो हमारे बस में है, एक तो ये है कि क्लाइमेट चेंज का जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो की है कि हमें कौन कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज जो है ना वो कंट्रोल हो। एक तो हम ये कोशिश करें कि उसके ऊपर हम अमल करें। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस को नेगेटिवली जो इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो एक ही टाइम के ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो एक्टिव हो गए हैं। अब उसमें फ्लड है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस हैं, ओवरऑल हर चीज़ की प्राइसेस महंगी हो रही हैं, रिसेशन का एक माहौल बना हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर्टी भी अफेक्ट हो रही है। सबसे पहले हम जो फ्लड से अफेक्टेड एरियाज हैं उनकी बात करेंगे, फिर ओवरऑल पाकिस्तान की बात करेंगे, 2-4 लाइंस में इसे कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम कंक्लूड करते हैं कि जो फ्लड से अफेक्टेड एरियाज हैं, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का तकरीबन तीसरा हिस्सा जो है वो अभी फ्लड के अंदर है और ऐसे एरिया के अंदर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होकर रह गई हैं फॉर द टाइम बीइंग। ओवरऑल मैंने जिस तरह अभी वीडियो में आपको बताया कि फर्दर भी इस तरह के इवेंट्स होने हैं। ये क्लाइमेट चेंज का एक जो स्पेल है वो चलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो जो जगहें फ्लड से इफ़ेक्ट होती हैं उन जगहों के अंदर आप कोशिश करें कि वहाँ पे अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह में ना करें कि जहाँ पे आपको पता है कि किसी भी टाइम फ्लड आएगा और आपकी सारी ज़मीन और प्रॉपर्टी को बहा के ले जाएगा। तो ऐसी जगह में आपकी फिर प्राइसेस भी नहीं बढ़ेंगी और रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट को ख़तरा होगा। आप कोशिश ये करें कि ऐसी जगह में मूव करें जहाँ पे रिस्क नहीं है, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सेव है। एक तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि अभी अगर हालात थोड़े से बेहतर होते हैं, सैलाब से अफेक्टेड एरियाज़ में जो नॉर्मल लाइफ है वो अगर नॉर्मल रूटीन के ऊपर आती है, उस वक्त फिर अगर प्राइसेस वापस आती हैं तो आप ये ट्राई करें कि अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसी जगह करें कि जहाँ पे रिस्क कम है। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें अभी भी प्रॉफिट्स चल रहे हैं, लोग फर्दर उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं कि जिनमें प्राइसेस भी डाउन गई हैं। वो अच्छे प्रोजेक्ट्स थे फिर भी प्राइसेस डाउन गई हैं इन फैक्टर्स की वजह से, जो फैक्टर्स मैं अभी पहले बता चुका हूँ। तो उसमें यह है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करें
ज़्यादा अमाउंट एक ही प्रोजेक्ट में ना लगाएं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाएं। और उसमें ज़्यादातर फ़ायदे में वो वाले लोग रहने वाले हैं कि जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बुकिंग करेंगे प्लॉट्स की। उसमें फ़ायदा ये होता है आपको कि आपकी अमाउंट थोड़ी होती है, आपने इंस्टॉलमेंट्स में 3-4 साल में पे करनी होती है, तो उसकी प्राइस अगर नीचे भी आ जाती है तो आपको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। और ज़्यादातर लोग इस वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म के इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। इसके अलावा फर्दर आप अगर सेफ़ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आप डिफरेंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो गई जैसे बॉन्ड्स हो गए, या फिर आप कमोडिटीज़ की मार्केट में जैसे मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे कमोडिटीज़ की मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कमोडिटीज़ की मार्केट भी इस वक्त अच्छी है। उसकी वजह ये है कि उसमें मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि दोनों ऑप्शंस होते हैं बाय एंड सेल का। ये एक ऐसी मार्केट है कि जिसके अंदर आप अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में सेल करते हैं तो अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो फिर भी आपको प्रॉफिट होता है। तो हमें इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस देखने चाहिए ताकि हमारा रिस्क फैक्टर जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।